नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में यूकॉस की ओर से संचालित लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इस मोबाइल लैब के जरिए छात्रों को विज्ञान की शिक्षा मिलेगी और योजना का लक्ष्य राज्य के दूर दराज के ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में विद्यार्थियों का विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में व्यावहारिक ज्ञान में बढ़ोतरी करना है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अरुण, लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हुआ है। सीएम धामी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इस कार्यक्रम के जरिए कितना फायदा आप देखते हैं जो प्रदेश को मिलने जा रहा है? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, आज के दौर की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत ही मायने रखती है और टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से बढ़ावा दिया भी जा रहा है तो उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर ही युवाओं को उसके अनुरूप ढालना, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रदेश के युवा हैं वो भी टेक्निकल चीजों को समझ सके और टेक्निकल जो चीजें हैं उसके तौर पर उन्हें आगे प्रशिक्षण हो या फिर नौकरियों में भी जो है आसानी उन्हें मिले। तो इसके लिए तमाम ऐसे योजनाएं हो या फिर ऐसे कार्यक्रम लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए भी जा रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकास्ट की ओर से संचालित मोबाइल लैब का जो है वो जो वाहन है उनका भी जो है उन्हें हरी झंडी दिखाई है और उसके जरिए युवाओं को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान के में जो है युवा और भी अच्छे तरीके से सीख सके वो। तो ऐसे में जो वाहन लैब है वो संचालित प्रदेश में की जा रही है और दूसरे चरण की जो है वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है और आने वाले समय में युवाओं को इससे जरूर फायदा मिलेगा। और ऐसे में ताकि जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें भी जो है काफी लाभ उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा और आने वाले भविष्य में युवा आसानी से रोजगार पाना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो युवा टेक्निकल बेसिस पे जो है कई परीक्षाओं को रह जाते हैं या जो उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, तो ऐसे में युवाओं के लिए भी आसान रहेगा और इसके जरिए आने वाले समय में फायदा जरूर जो है प्रदेश के युवाओं को पहुंचेगा अगर सही ढंग से जो है ये कार्य जो है वो किया जाता है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बड़ी खबर है, देहरादून की सड़कों पर सैकड़ों युवा उतरे हैं। शिक्षा मंत्री आवास के घेराव की ये पूरी तैयारी है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर युवाओं को रोक दिया है। सड़क पर धरना देने के लिए ही युवा यहां पर बैठ गए। डीएलएड प्रशिक्षु दूसरे चरण की शिक्षा भर्ती निकाले जाने की मांग कर रहे हैं कि दूसरे चरण की शिक्षा भर्ती निकाली जानी चाहिए। राज्य के तमाम जिलों से डीएलएड प्रशिक्षु यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर इन तमाम प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। दरअसल ये शिक्षा मंत्री आवास घेराव करने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। सड़क पर ही धरना देने के लिए बैठ गए हैं डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं और इन लोगों की ये मांग है कि जो दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया है उसको दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। तो इसी मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन उत्तराखंड में जारी है और देहरादून में शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव करने के लिए भारी संख्या में आज युवा शामिल हुए हैं। राज्य के तमाम जिलों से आज डीएलएड प्रशिक्षु देहरादून में हैं और देहरादून में जो प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षा मंत्री के आवास पर जाने का, उससे पहले ही पुलिस ने उन तमाम युवाओं को रोक दिया है। हमारे संवाददाता अरुण सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है मौके से? बिल्कुल, देखिए आज डीएलएड जो प्रशिक्षित हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया और ऐसे में कई बार वो इस तरीके से प्रदर्शन कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो शिक्षा भर्ती है वो निकाली जानी चाहिए द्वितीय चरण की और ऐसे में उन्होंने कहा कि मंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन मिलता है लेकिन विभागों से जो है उन्हें कोई सकारात्मक आश्वासन जो नहीं मिलता। जब वो विभागों में जाते हैं तो वहां से उन्हें कभी 3 महीने या कभी 3 साल इस तरीके की बातें कही जाती है। तो उसको लेकर के आज युवाओं ने प्रदर्शन किया और शिक्षक भर्ती की मांग जो है युवाओं ने की है। तो ऐसे में मंत्री की ओर से उन्हें आश्वासन भी मिला है और आगे अब इस आश्वासन पर क्या कुछ होता है, किस तरीके से उनकी मांगों को पूरा किया जाता है और कब तक उनकी मांग पूरी होती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि युवाओं ने जो है सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आगे उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे ये आंदोलन और भी बड़ा होगा और हो सकता है कि उग्र आंदोलन भी जो है युवाओं के द्वारा किया जाए। तो इस तरीके की चेतावनी उन्होंने दी है। तो ऐसे में अब कब तक उनकी मांगों को माना जाता है और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखेगा। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय मुख्यालय से सीएम आवास की तरफ कूच किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे नैतिक अधिकारी, मौलिक अधिकारी पर कोठारघात हो रहा है। लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है, प्रजातंत्र कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। यह केवल देश में ही नहीं उत्तराखंड में भी हो रहा है।
उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों की रिहाई की मांग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तेल की कीमत लगातार गोते खा रही है, लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में जनता को राहत देने के बजाय उससे होने वाले बजट को भी हड़प रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का यह सिलसिला पिछले लंबे समय से शुरू किया हुआ है, लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम होती जा रही हैं, तब सरकार ने बाजार में पेट्रोल डीजल सस्ता कर जनता को राहत देने के बजाय एक्साइज बढ़ाकर उस लाभ को भी अपने ही खाते में डालकर सालाना 36,000 करोड़ की कमाई का रास्ता निकाला। उन्होंने ऐलान किया कि अहमदाबाद से लौटने के बाद प्रदेश कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन करेगी। देखिए, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रही हैं, लेकिन उससे जो सरकार को फायदा हो रहा है, सरकार कोई भी राहत जनता को देने को तैयार नहीं है। 36,000 करोड़ रुपया सरकार ने सालाना और अपने खाते में जमा करने का कच्चे तेल की कीमतें जो कम हो रही है उससे एक तरीका निकाला। जनता को राहत दे सकती थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार कम कर सकती थी, लेकिन पेट्रोल में और डीजल में दोनों में 2-2 रुपया एक्साइज बढ़ा करके सरकार अपने खाते में तो 36,000 करोड़ रुपया डाल रही है, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं दे रही है। उल्टा रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपया जो एलपीजी का सिलेंडर है, घरेलू गैस, उसमें कीमतें बढ़ा दी हैं। सरकार लगातार जनता के ऊपर प्रहार कर रही है। बढ़ती हुई महंगाई से कोई जनता को राहत नहीं है और सरकार का जो ये कच्चे तेल की कीमतों पर जो गिरावट आई है और सरकार उसका लाभ जनता को नहीं दे रही है और गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। इन दोनों मामलों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अहमदाबाद के एआईसीसी सेशन के बाद पूरे उत्तराखंड में तो आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करनी चाहिए थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें हैं कच्चे तेल की वो कम होती जा रही हैं और ऐसे में राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने इसका फ़ायदा भी लेने की कोशिश की है। तो ये बड़ा आरोप है और ऐलान ये है कि आने वाले वक्त में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन करेगी। तो केंद्र सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है, बड़ा आरोप लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना दिवस पर उत्तराखंड बीजेपी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। गांव चलो अभियान के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी सरकार के विकास कार्यों से प्रदेश की जनता खुश है। वक्त संशोधन विधेयक को लेकर चारधाम यात्रा पर उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर भी क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गांव चलो अभियान आप चला रहे हैं, शहर की पार्टी कहा जाता था, आज गांव-गांव तक पहुंच गई है, किस रूप में देखिए? बीजेपी आज सबकी पार्टी है, हर परिवार की पार्टी है और जब हम कार्यक्रम गांव चलो अभियान के दृष्टिकोण से बोलते हैं तो हमारे प्रत्येक गांव के अंदर कार्यकर्ताओं का समूह जाएगा और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के विषय में, राज्य सरकार की उपलब्धियों के विषय को हम जनता के बीच तक जाएंगे, जन समर्थन प्राप्त करेंगे और आने वाला जो अभी 27 में विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ेगी। इस दृष्टिकोण की हमारी कार्यक्रम सरकार बनी हुई है। अच्छा, वक्फ बिल आपने सदन में पेश कराया, फिर उसको पास भी करा दिया, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कितना अहम था ये देश के लिए? देखिए, बहुत ज़रूरी था। आखिरकार जिस प्रकार से जो पसमानदा मुस्लिम बंधु हैं उनको जिस प्रकार से उनकी ज़मीन हड़पी जा रही थी और एक माहौल इस प्रकार का डरावना माहौल बना हुआ था, भारत की संसद ने वक्फ बोर्ड को पास किया, राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी है और किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग जो वक्फ की संपत्ति को कब्जा किए हुए थे, उन्होंने जो शुरुआती समय इस पर बयानबाजी करके माहौल बिगाड़ने का काम किया था, उनके मुंह पर बड़ा तमाचा है कि गरीब मुस्लिम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अच्छा अध्यक्ष जी, क्योंकि उत्तराखंड में मदरसों पर ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है, किस रूप में आप उस कार्रवाई को देखते भी हुए, क्योंकि 136 से ज़्यादा मदरसे भी सील किए गए इस दौरान? देखिए, आखिरकार बिना मान्यता के कोई भी संस्थान चलता है तो उस पर कार्रवाई होनी लाजमी है और मुझे आश्चर्य है कि 136 मदरसे बिना अनुमति के, बिना सरकार की परमिशन के चल रहे तो बंद हुए, तो उसमें एक प्रकार से एक आप इस बात का है कि आखिर उनको फंडिंग कौन कर रहा था।
उनको जिस प्रकार से ये संस्थाएं चल रही थी, आज सरकार ने कठोर निर्णय लिया है और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को जो एक प्रकार बिना मान्यता के मदरसे चलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार की कार्रवाई भी होगी। और भविष्य में तो अभी तो सील हुए हैं, भविष्य में ऐसे लोगों की अरेस्टिंग भी होगी जिसको गति दे रहे हैं। अच्छा, विपक्ष क्यों तिलमिला रहा है, क्यों, क्या लग रहा है विपक्ष इसको क्यों नाराजगी जता रहा है अगर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष की नाराजगी का कारण है तुष्टिकरण। विपक्ष ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया, जाति में बांटने का काम किया। ये जो अवधारणा थी वो मोदी जी के आने पर समाप्त हो रही है। इसलिए एक बौखलाहट कांग्रेस के अंदर है और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस की बौखलाहट ही कांग्रेस को जमीन दिखा रही है। धीरे धीरे अभी कांग्रेस जहाँ है वहाँ से भी समाप्त होगी। देखिए, बस लास्ट सवाल मेरा ये है कि चारधाम यात्रा प्रदेश में शुरू होने जा रही है, व्यवस्थाएं पहले से चाक चौबंद की जा रही हैं, किस रूप में आप भी देख रहे हैं, क्या कहें? देखिए, पिछली बार यात्रा की समाप्ति के बाद से मुख्यमंत्री जी ने यात्रा की समीक्षा करना प्रारंभ कर दिया था। समीक्षा की बैठकें चल रही हैं। आज भी प्रत्येक यात्री को हम हर प्रकार की सुविधा दे सके, उसके लिए मुख्यमंत्री कृत संकल्पित हैं। यात्रा पिछली बार से ज़्यादा हो चुके हैं, ये रजिस्टर रूप से बढ़ेंगे। जहाँ पिछले बार 50 लाख यात्री उत्तराखंड आए थे, मैं दावे से कह सकता हूँ इस बार यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, होम स्टे का कारोबार बढ़ेगा, जो हमारे टैक्सी और यात्रा टूरिज्म की बसें हैं उनका कारोबार बढ़ेगा और उत्तराखंड के अंदर हर उद्यमी को इसका लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, जो राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक लाखों तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। उन्होंने कहा कि यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीएम धामी के नेतृत्व में चारधाम क्षेत्र में 3 सचिव स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे और काफी अच्छा मैसेज यहां से श्रद्धालु अपने प्रदेशों में लेकर जाएंगे। संकेत है कि पिछली बार की हमारी यात्रा से भी ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और जो व्यवस्थाएं जो श्रद्धालुओं को दी जाते हैं सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर पुष्कर सिंह धामी जी ने पूर्व में भी यात्रा चलाने का काम किया था और इस बार भी जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो, उसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम किया गया है। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनसे जो हमारी महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आमदनी को और बढ़ाने के लिए यात्राओं के दौरान उनके 200 से ज्यादा रेस्टोरेंट खोलने का भी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने निर्णय लिया है। उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है और जो हमारे श्रद्धालु इस प्रदेश के अंदर पहुंचेंगे, जो यहाँ से एक बेहतर संदेश लेकर के जाएंगे, क्योंकि चारों धाम यहाँ बसते हैं, धर्मस्थली है उत्तराखंड, वो अच्छा एक संदेश उत्तराखंड से लेकर के जाए और हमारी मातृशक्ति भी आगे बढ़ेगी, हमारा जो आर्थिकी है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी और जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको बेहतर सुविधाएं ये सरकार देगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें क्षेत्र अधिकारियों की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर चर्चा हुई। वहीं एसएसपी ने अपराधों की समीक्षा कर लंबित घटनाओं के अनावरण के निर्देश दिए। साथ ही एमएचए की ओर से संचालित तमाम पोर्टलों में सूचनाओं को नियमित रूप से अद्यावधिक करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा एसएसपी ने पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की और ढीलापन बरतने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिनेशपुर के ग्राम सुंदरपुर में सुबह सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों से सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दी, जिसके बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मुझे लगता है रात के 1-2 बजे का मामला है, क्योंकि इस समय गांव की आवाजाही बंद हो जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है या तो किसी नशे में रहा है या फिर जो भी कारण रहे हों, बहुत दुखद घटना है, क्योंकि जिस परिवार का भी सदस्य रहा होगा, बहुत दुखद घटना है। और पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से लोगों को दिखाया है, बताया है। अभी तक इसका पहचान हुआ नहीं है और अभी पंचनामा के लिए पुलिस वाले ले जा रहे हैं। रानीखेत में ओपन टेनिस कुमाऊं कप प्रतियोगिता 11 अप्रैल से शुरू होने वाली है। 2 दिन की इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर एसके यादव और एसएसबी डीआईजी डॉक्टर ओबी सिंह करेंगे।
प्रतियोगिता रानीखेत क्लब में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता को लेकर आयोजित बैठक में टेनिस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रतियोगिता 2 वर्गों में खेली जाएगी, जिसमें ओपन और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में रानीखेत, नैनीताल, रुद्रपुर, हल्द्वानी, रामनगर की टीमों के कुल 53 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनके लिए KRC, SSB, हैरा खान ट्रस्ट, छावनी परिषद, होटल एसोसिएशन समेत तमाम संस्थान तैयारियां कर रहे हैं। अप्रैल से 13 अप्रैल तक रानीखेत में रानीखेत ओपन कुमाऊं कप टेनिस टूर्नामेंट खेली जाएगी, जिसमें पूरे कुमाऊं से लगभग 54 खिलाड़ी, जो कि 25 वर्ष से लेकर जो सबसे अधिक आयु के खिलाड़ी हैं, जो इनकी उम्र 78 साल की है, वो भाग लेंगे। इसमें 5 टीमें शामिल होंगी, जो कि रानीखेत, नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी और रुद्रपुर की हैं। खिलाड़ी इसमें चंपावत से भी आ रहे हैं, जो कि 60+ से ऊपर की आयु वर्ग में भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता रानीखेत क्लब के टेनिस कोर्ट में खेली जाएगी, जिसका उद्घाटन समारोह 12 तारीख को होना है, जिसके मुख्य अतिथि KRC के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव रहेंगे, और पुरस्कार वितरण समारोह 13 तारीख को किया जाएगा, जिसमें SSB के IAG अमित कुमार मुख्य अतिथि होंगे। तो रानीखेत में KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। ओपन टेनिस प्रतियोगिता है, जिसमें जो खिलाड़ी हैं वो प्रतिभाग करेंगे। तो रानीखेत क्लब में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर तमाम संस्थाएं और क्लब तैयारियों में जुटा हुआ है। कई जिलों के 53 खिलाड़ी इस पूरी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ तैयारियां हैं बताई गई हैं। 11 अप्रैल से ओपन टेनिस कुमाऊं कप प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका है, और KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। रानीखेत में ये प्रतियोगिता होगी, जिसमें 53 खिलाड़ी अलग अलग जिलों के इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और जिसके लिए तैयारियां तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तहसील परिसर पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क रक्त, BP, आंखों, कानों आदि की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीनियर डिवीजन जज के सचिव अकरम अली ने भी अपनी जांच करवाई। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके में वे सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में जरूर प्रतिभाग करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ये स्वास्थ्य आसपास के जनमानस के लिए उनके चेकअप कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कई प्रकार के यहाँ पर विशेषज्ञ यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, जो कि यहाँ पर आँख के, कान के और ब्लड से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं वो सब यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हमें भी आने का मौका मिला है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से भी ये यहाँ पर सभी से आग्रह किया गया है कि जितने भी लोग इस आज राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सभी अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बन सके और अपने स्वास्थ्य का जो महत्व है उसको जान सके। और स्वास्थ्य विभाग के जनपद पौड़ी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और राजस्व विभाग की तरफ से ये जो सहयोग दिया गया है, ये सब आम जनमानस के भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है, जो कि हमें लगता है कि बहुत सराहनीय कदम है। और बड़े बढ़ चढ़कर यहाँ पर उत्साह भी दिख रहा है लोगों में, और लगातार लोग आ भी रहे हैं। और पूरे दिन का हमें, जैसे हमारे जो आदरणीय CMO मैडम है, उन्होंने बताया कि पूरे दिन का ये आज प्रोग्राम रहेगा। तो जिन लोगों भी अभी तक पहुँच गए हैं वो अच्छी बात है, जो अभी और आने बाकी है सभी से आग्रह रहेगा कि वो सब लोग आएँ और अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर चेकअप कराएं और स्वास्थ्य अपना। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तहसील में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें लगभग सभी विभाग है। हम जनरल चेकअप भी कर रहे हैं, जहां पे दवाई वितरित कर रहे हैं, ओरल हेल्थ हो रहा है, दांतों का भी प्रशिक्षण यहाँ पे लोग इलाज करा रहे हैं। उसके अलावा भी हमने जो मेंटल हेल्थ के लिए एक यहाँ पे गोष्ठी रखी है छोटी सी, जो कि अभी यहाँ पे होगी। और बाकी हमारे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। कुछ जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट यहीं मिल जाएगी, बाकी जो ब्लड टेस्ट होंगे उसकी रिपोर्ट उन लोगों को ऑनलाइन।
डोईवाला नगर पालिका में आवारा जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां कुछ दिन पहले लच्छीवाला में एक आवारा सांड से टकराकर 2 स्कूटी सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार नगर पालिका प्रशासन से आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए स्थानीय जनता मांग करती आ रही है। इसी को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने क्षेत्र में घूम रहे आवारा गौवंश को पकड़कर गौशाला भेजने की कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही डोईवाला नगर पालिका को आवारा जानवरों के आतंक से मुक्ति मिल जाएगी। डोईवाला नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि लगातार आम जनता की शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए नगर पालिका ने क्षेत्र में घूम रहे निराश्रित गौवंशों को पकड़कर दूधली गौशाला में छोड़ने का काम किया है। द्वारा पूर्व में भी 126 से अधिक निराश्रित गौवंश को नजदीकी गौशालाओं में शरण दिलवाई गई थी। बीच में कुछ कारणवश से यह अभियान रुक गया था, जिसमें अभी दोबारा से नगर पालिका द्वारा अभियान चलाकर दूधली स्थित गौशाला में इनको भिजवाया जा रहा है। और साथ ही ये निगरानी भी की जा रही है कि कोई भी आम आदमी या कोई भी पशुपालक इस प्रकार से गौवंश को शहरी क्षेत्रों में ना छोड़े। अभी तक जितने भी हमने निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में शरण दिलाई है, उन पर किसी प्रकार का कोई टैग नहीं लगा था, जिस कारण से उनके मालिकों की पहचान नहीं हो पाई। 20 से ज़्यादा गौवंश निरंतर कार्रवाई रहेगी। साथ ही आम जनमानस से भी अपील की जाएगी कि जो गौवंश की सेवा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो भी निराश्रित गौवंश को गोद लेकर और उनका पालन पोषण करने की एक नई पहल शुरू करें, जिससे कि सड़कों पर जो हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हेमंत पांडे अपने निजी कार्यक्रम के तहत नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। वहीं अब उनका रुझान प्रादेशिक फिल्म की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते वे कुमाऊनी और गढ़वाली फिल्मों में अपना जोहर दिखाने जा रहे हैं। इन दिनों हेमंत पांडे गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में प्रवास पर है। हालांकि उनकी बॉलीवुड की आने वाली फिल्में वेलकम टू जंगल और हॉन्टेड 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। वहीं गढ़वाली फिल्म ओ ईजा बाग से भी उन्हें खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये फिल्म उत्तराखंड के एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित है जिसने अपना पूरा जीवन आदमखोर बाघों को मारने में लगाया। दून एक्सप्रेस कुमाऊनी पिक्चर्स है, तो दून एक्सप्रेस की शूटिंग रुद्रपुर में है। और अभी मैं जो फिल्म कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार के साथ एक पिक्चर आएगी, रिलीज होगी, उसकी शूटिंग थोड़ी सी बची है। और विक्रम भट्ट जी की फिल्म हॉन्टेड 2 कंप्लीट हो गई है। तो ये 2 बड़ी फिल्में भी रिलीज हैं और मज़ा आ रहा है कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ मैं अपने क्षेत्रीय सिनेमा में हिस्सा बन पा रहा हूँ, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो। ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसे कामों में मौका मिला। अब जो है अब नेपाली पिक्चर इनको लिए बाट खुली हो, अब वहाँ लिए काम हो लो। दिल के करीब का विषय है पिक्चरों नाम से ओइजा बाग। ये सच्ची कहानी पर आधारित है। एक स्कूल के 12 बच्चों को बाघ ने खा दिया था। उसके बाद टीचर ने कैसे एक टीचर ने अपनी पूरी ज़िंदगी की तनख्वाह और पूरी ज़िंदगी उन बाघों नरभक्षी बाघ को मारने के लिए लगा दी। ये वो ज्वलंत कहानी है, ज्वलंत मुद्दा है, बड़ी सच्चाई है। और हमारे पहाड़ की है जो सबसे कई देशों को दुश्मन देशों से खतरा होता है, हमारे देश में अपने ही देश के नरभक्षी बाघों से हमको उत्तराखंड में खतरा है। तो मैं इस विषय पर पिक्चर इस वक्त सबसे पीछे हैं कायदे से देखा जाए तो। और क्योंकि गढ़वाली सिनेमा में बहुत लोग एक्टिव हैं, हमारे यहाँ बहुत कम लोग छन। तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, फिल्म बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ व्यवसायी लोग, कुछ धनाढ्य लोग या कुछ ऐसे लोग जो अपनी कला और संस्कृति से प्रेम करते हुए अपनी जेब की चवन्नी खर्च करते हैं, तो हम सब उनके साथ हैं। हमने जीवन भर जो काम किया है, वो अनुभव जो लिया है, उस अनुभव को उस पैसे के साथ मिला करके अपनी कला और संस्कृति को लेकर के जो हम काम करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा ही आत्मा को संतुष्ट करने वाला होगा और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला होगा। उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।